हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं और स्पेशली हुकूमत, अब नई हुकूमत तो आप उसको नहीं कह सकते, तकरीबन दूसरे महीने में चल रही है, लेकिन सामने बहुत बड़े मसाइल हैं जिसको हल करना मेरे ख़्याल में नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन मुश्किल ज़रूर है। और दूसरी बात, क्योंकि जो असेंबलीज़ हैं, उनका तकरीबन 1 साल रहता है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनली देखें 5 साल पूरे होने में। तो अभी हुकूमत क्या कर रही है? प्राइस हाइक तो कर दी, लेकिन आगे क्या हुकूमत चलाने का उनका इरादा है, शहबाज शरीफ साहब या उनके साथ जो अलाइज़ हैं, या नहीं? और कुछ मतलब ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि जिसे कहते हैं कि अफरा-तफरी वाली सिचुएशन कह देंगे, वो चल रही है। इसकी वजूहात क्या और इसमें कोई कमी आएगी या मज़ीद बढ़ेगी? इन सारी चीज़ों पे आज मुझे जॉइन कर रहे हैं बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम यूके अनीक नाजी साहब। नाजी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। आपकी मेहरबानी, आपने याद किया। अल्लाह खुश रखे आपको। थैंक यू सर। नहीं साहब, क्योंकि आप यूके में हैं और आपके जो शरीफ फैमिली के लोग हैं, सरदार साहब, मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब, उनसे राब्ता रहता है और ज़्यादा हमसे जो यहाँ इस्लामाबाद में हम देखते हैं, उससे ज़्यादा बाखबर आप यूके में होते हैं। क्या इस वक़्त सिचुएशन है, मतलब बड़े मियाँ साहब का क्या इरादा है कि साल पूरा करेंगे या आप कहेंगे नहीं यार हमने ये मतलब, क्योंकि वो पहले भी कह चुके थे कि इमरान खान साहब का गन हम अपने सर नहीं लेंगे। इरादा बदला है या वही का वही? मैं आपसे गुज़ारिश करूँ जी कि अभी तक कोई आप कहिए कि कोई ऐसी ठोस जिसको कहना चाहिए पार्टी लाइन जिसमें पार्टी जो है वो पूरी क़यादत के साथ मुत्तफ़िक हो और इत्तेफ़ाक हो जाए। ख़ास तौर पे इलेक्शन जैसे मामले पे या ये कि मुद्दत पूरी करनी है ऐसे मामले पे। तो वो तो मैं आपसे गुज़ारिश करूँ कि यानी अभी तक कल तक तो बड़ी एक वाज़ेह तज़ाद विदिन द पार्टी था कि हमें ये करना चाहिए या नहीं। राइट। मैं ये समझता हूँ कि पेट्रोल की जो कीमतों में इज़ाफ़ा हुआ है, उसके बाद एक एहसास शायद ये आया है कि अब ये सिस्टम हर सूरत चलेगा। अ, अब मैं आपसे गुज़ारिश करूँ कि शायद ऐसा नहीं है। अ, ये इज़ाफ़ा होने के बावजूद, क्योंकि जो इज़ाफ़ा किया गया है, ये इज़ाफ़ा कोई रिक्वायर्ड इज़ाफ़ा नहीं था। ये इज़ाफ़ा वो इज़ाफ़ा है जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी आईएमएफ के साथ, वरना इससे कम तो बात ही नहीं करनी थी उन्होंने, वरना हमने तो कोशिश की थी पहले भी पेश होने की, वो टॉक्स ही फेल हो गई। जी। तो इस वजह से ये इतना इज़ाफ़ा किया गया है, यानी कि जितना मिनिमम आप कहें, यानी प्रॉपर अभी पूरा नहीं किया गया। जी। अच्छा, दूसरा ये है कि जहाँ तक मामला है कि पाकिस्तान इज़ सच अ, वो कहना जी, दिस नॉट अ डल मोमेंट इन पाकिस्तान्स पॉलिटिक्स। जी। तो 1.5 साल तो बड़ा तवील अरसा है और मुमकिन है कि उससे पहले ज़ाहिर है कि हम जानते हैं कि मामला तो बेसिकली जी वो 1 अक्टूबर और वो नवंबर गुज़ारना है ना। जी। तो वो नवंबर गुज़ारना है। अच्छा, अब वो उससे अब वो मतलब है कि कहिए कि कम से कम जो दिन है, मतलब है ये ठीक है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने लाज़मी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 60 दिनों में नहीं करा सकते, 40 दिनों में नहीं करा जी। सकते, जी। 60 दिनों में भी हो सकते हैं। जी। सो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि असेंबली मुद्दत पूरी करेगी, मतलब या इलेक्शन पहले हो जाएँगे। ये अभी मैं यकीन से नहीं कह सकता। ओके। अच्छा सर, इसका मतलब ये हुआ कि कोई मतलब क्लियर पिक्चर नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इसहाक डार साहब से हमें बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि पहले भी उन्होंने मुश्किल टाइम से पाकिस्तान को निकालने की कोशिश की थी और बेहतर पोज़ीशन पे लेके गए हैं, रिकॉर्ड पे ये बात मौजूद है। आज फिर लोग एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं ये, और दूसरी बात इसलिए भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लोग क्योंकि ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं, बेशक आसिफ अली ज़रदारी साहब की टीम हो या मियाँ साहब की टीम हो, दोनों के पास तजुर्बा तो है। लेकिन लगता है ऐसे कि तजुर्बा भी इस वक़्त काम नहीं आ रहा। देखिए, पहली बात तो ये है कि इसहाक डार साहब जो हैं वो यकीनन, इसमें कोई शक नहीं है कि वो पहले भी मुश्किलात से हमें निकाल के लेके गए हैं जी। और अब भी उनके अंदर ज़ाहिर है वो पोटेंशियल है, लेकिन इसहाक डार बहरहाल यहाँ बैठे हैं। जी। वो पाकिस्तान में नहीं हैं और अगर आप गौर करें और उनके भी अगर आप वो ट्वीट अकाउंट देखें तो बाज़-औक़ात वो ऐसे पिछले दिनों उन्होंने एक औसाफ में ये यानी रोज़नामा औसाफ, आप जानते हैं कि पाकिस्तान जी। का जी। बी क्लास, सी क्लास अखबार है। वो सबसे अव्वल का अखबार नहीं है। जी, बिल्कुल। और उसमें छपा हुआ एक कॉलम उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ट्वीट किया, जिसमें वो कुछ तनकीद थी मौजूदा हुकूमत की मौशी पॉलिसीज़ पर। उसके बाद ये भी हमने देखा कि अभी जब ये पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज़ हुई है तो इसहाक डार साहब उस वक़्त एक
इंटरव्यू में टेलीविजन में लाइव मौजूद थे और उन्होंने जो उनका फौरी रद्द-ए-अमल था वो स्क्रीन पर आ गया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये अच्छा नहीं हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। ओके। तो इसका मतलब ये है कि वो इसहाक डार साहब के पास वो कंट्रोल नहीं है। तो ज़ाहिर है मिफ्ता इस्माइल वो भी एक एक्सपर्ट हैं और ये एक ऑफिस के अंदर 2 लोग तो नहीं हो सकते। जी। और फिर ये कि वो वहाँ बैठे हैं, फिर ये कि वो शहबाज शरीफ के ज़ाहिर है वज़ीर ख़ज़ाना हैं। और इससे एक और बात भी सामने आती है, वो ये है कि बुनियादी तौर पे जो मतलब फ़रीक हैं, वो जैसा आपने ज़िक्र किया कि नवाज़ शरीफ साहब हैं, आसिफ जी। ज़रदारी साहब हैं, मौलाना फज़लुर रहमान हैं। जी। लेकिन जो सबसे मज़बूत फ़रीक है, वो तो ये तीनों नहीं है। और वो जो मज़बूत फ़रीक है, वो आज भी उतना ही वैसे ही बैठा हुआ है। तो अब अगर मज़बूत फ़रीक, जो सबसे मज़बूत फ़रीक है, वो ही अगर मिफ्ता इस्माइल से कोई ऑर्डर करवा दे, तो वहाँ पे डार साहब क्या करेंगे? अच्छा, वो न्यूट्रलिटी वाली कहानी सर, मतलब सिर्फ़ कहानी है हमें सुनने को जो मिलता है, कहानी है। कोई देखें हकीकत जी, मैं नहीं? आपसे नहीं, कुछ नहीं है। मैं आपसे गुज़ारिश करता हूँ, इस पे ज़रा गौर कीजिएगा। सर। अंग्रेज़ ने जब हिंदुस्तान फ़तह करना शुरू किया, तो वो बंगाल से शुरू किया। ओके। और आपके इल्म में है कि बंगाल में जो कब्ज़ा है क्राउन का, वो 1700 में आ चुका था। अब ज़रा गौर कीजिएगा। सर। ये 1700 में जो कब्ज़ा उन्होंने वहाँ जमाया, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान पे, तो 1947 तक उनका कब्ज़ा रहा है। तो ये बनते हैं 247 साल। अच्छा, अब ये जो 247 साल बंगाल के ऊपर अंग्रेज़ का हुकूमत रही है, इंक्लूडिंग ऑल द हिंदुस्तान, जी। लेकिन बंगाल इज़ 247। तो इसमें आप ये देखें कि बर्तानिया में उस वक़्त यहाँ जमहूरियत नहीं थी, यहाँ बादशाहत थी 1700 में। जी। और यहाँ का जो पहला प्राइम मिनिस्टर बर्तानिया का आया है, वो साल था 1721, 1721, और पहला जो प्राइम मिनिस्टर था उसका नाम था सर रॉबर्ट वॉलपॉल। अच्छा, वो जो सर रॉबर्ट वॉलपॉल है, वो फिर 21 साल वज़ीर-ए-आज़म रहा और उसके बारे में मशहूर ये है कि उसकी जो बेसिकली अपॉइंटमेंट की, कैबिनेट का इंचार्ज उसको बनाया था, उसकी वजह ये थी कि उसको जर्मन भी आती थी और इंग्लिश भी आती थी। जी। वो एक इंटरप्रेटर था, बेसिकली बादशाह के जूते पॉलिश करता था। जी। उसके बाद जो माइलस्टोन आता है, वो आता है 1857। 1857 की बगावत कहिए, जंग-ए-आज़ादी कहें, जो भी कहें। जी। तो उसके लेकिन 1857 के बाद इंग्लैंड में बहुत उस वक़्त तक जमहूरियत यहाँ जड़ पकड़ चुकी थी और उसके बाद जमहूरियत बड़ी मज़बूत थी यहाँ। तो साबित जी। ये हुआ कि इंग्लैंड में बादशाहत हो या जमहूरियत हो, जी। इंग्लैंड में ये कैपेसिटी है कि ये बादशाहत के साथ, आमरीत के साथ या जमहूरियत के साथ, दोनों सूरतों में इसने अपना कब्ज़ा बरकरार रखा। ओके। अच्छा, वो हिंदुस्तान की जो फ़ौज है, बुनियादी तौर पे अंग्रेज़ की बनाई हुई फ़ौज है, हमारी फ़ौज जी। अंग्रेज़ की बनाई हुई फ़ौज है। जी। अब आप गौर कीजिए कि वो अंग्रेज़ की यानी अंग्रेज़ की बनाई हुई ये फ़ौज, हमारी फ़ौज, अय्यूब खान बेसिकली अंग्रेज़ की फ़ौज का अफ़सर था, ब्रिगेडियर था, कायदे-आज़म उसको नापसंद करते थे, उन्होंने लिखा था कि ये बिल्कुल। ब्रिगेडियर आदमी नहीं है। बिल्कुल। तो अंग्रेज़ की फ़ौज का अफ़सर था वो। तो हमने ये देखा कि वो अंग्रेज़ जो अपने यहाँ जमहूरियत रहे या बादशाहत रहे, दोनों सूरतों में, दोनों कंडीशंस मिला के अंग्रेज़ ने 247 साल बंगाल पे कब्ज़ा बरकरार रखा। जी। वही कब्ज़ा जब पाकिस्तानी फ़ौज के पास आया, तो 24 साल के अंदर फ़ारिग हो गए। 1971। 1970, 47 से 71। यानी अब इसमें यह भी गौर करें कि यानी अंग्रेज की जो फौज थी, यही अंग्रेज की फौज हुँ। थी, तो इन्होंने, यानी उसमें सिविलियन इनपुट था, डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग, ये सारी यहां से आ रही थी, वॉइस राय को जी। वो कंट्रोल कर रहे थे। तो उन्होंने बाय हुक और बाय क्रुक, हुँ। फौजी हुकूमत ही होती है, वो फौजी हुकूमत अंग्रेज की थी और उसने पूरे बंगाल और पूरे हिंदुस्तान को संभाल के रखा। पूरे बंगाल के ऊपर उसने 247 साल हुकूमत की। बिल्कुल। लेकिन वो डिसीजन मेकिंग जैसे ही हमारे जनरल के पास आ गई, हुँ। तो वो बंगाल जो कि आधा हिंदुस्तान के पास रह गया था और आधा बंगाल जो मशरकी पाकिस्तान था, वो आधा बंगाल था। जी। वो 247 साल एक तरफ, जब डिसीजन मेकिंग इनके पास आई, ये 24 साल में फारिग हो गए। राइट। अब ये एक मिसाल हमें समझने के लिए काफी होनी चाहिए बेशक। कि भाई, ये जो प्लानिंग होती है, एडमिनिस्ट्रेशन होती है, मुल्क चलाना होता है, ये फैसला बादशाहत भी हो, हुँ। आमरीत हुँ। भी हो, ये फैसला जनरल्स के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। चीन उसकी मिसाल है। एग्री। हैं। चाइना में आमरीत है, लेकिन चाइनीज आर्मी का लेना देना कोई नहीं है। वो बिल्कुल। कम्युनिस्ट पार्टी चलाती है, बिल्कुल। आमरीत कम्युनिस्ट पार्टी की है। राइट। अच्छा,
हमारे यहाँ आपने देख लिया कि जनरल्स के पास जब ये इख्तियार आता है तो उसका नतीजा क्या निकलता है। बिल्कुल। सो इसका मतलब ये है कि हमारे जो बुनियाद में खराबी है, और वो खराबी दूर नहीं हो रही, हम तामीर पे तामीर किए चले जा रहे हैं, टाइम गुजरे पे गुजरता चला जा रहा है, लेकिन वो जितने मर्जी आप फ्लोर्स ऊपर बना लें, नीचे बुनियाद गलत है। अच्छा, अब मामला ये है कि इस वक्त भी या 10 साल पहले या 20 साल पहले या 40 साल पहले या 35 साल पहले हमारे यहाँ जो निजाम है वो आप उसको क्या नाम दें? यानी इससे बहुत बेहतर है कि मार्शल्लाह हो, सीधा सीधा हो, मालूम तो हो। जी, कि कौन चला रहा है। मालूम हो, अच्छा सामने भी नहीं आते, जो सिविलियन आते हैं उनको चलने नहीं देते। आज मिसाल के तौर पे मारियाना बाबर साहिबा हैं, बड़ी जी, मोहतरम है, काबिल एहतराम है, लायक एहतराम है, हम जानते हैं, जी, उनका बैकग्राउंड भी हम जानते हैं। बेशक। अच्छा, अब वो उनकी अपनी जिंदगी जो गुजरी है, जाहिर है वो जमहूरी आज़ादियों के लिए, आईनी आज़ादियों के लिए गुजरी है, उन्होंने जद्दोजहद भी की है बतौर सहाफ़ी और सब कुछ बिल्कुल। किया है। लेकिन आज मैं उनका एक ट्वीट पढ़ के हैरान हो रहा था, आज, और कि उन्होंने एक खबर को कंफर्म किया कि जीएचक्यू ने जो है वो इमरान खान को फैसिलिटेट किया या नहीं किया, तो उन्होंने फिर कंफर्म किया कि जीएचक्यू हुँ, ने इमरान खान को फैसिलिटेट किया और राब्ता भी है, और इमरान खान को मना किया कि फ्रंट के अटैक ना करो, और उस ये भी बताया कि अब नवाज शरीफ और मरियम को भी कहा कि फ्रंट पे आके अटैक ना करो, इमरान खान से भी कहा कि फ्रंट पे आके अटैक ना करो, और हुँ, फैसिलिटेट भी किया। अब ये मारियाना बाबर कह रही, जी। खबर दे रही, तो नीचे किसी ने कमेंट किया कि ये इलेक्शन से या मतलब पॉलिटिक्स से अपने आप को जीएचक्यू अलग क्यों नहीं कर लेता। तो मारियाना बाबर साहबा का जवाब ये था कि इनको मतलब है कि इसलिए नहीं दिया जा सकता जमहूरी हक, क्योंकि ये फिर चोरों और डाकुओं को लोग देते हैं वोट, और हुँ, ये जो गलती है ये सिर्फ एक दफा की गई है, उसका नतीजा सबके सामने है। वो गलती क्या थी? वो गलती जो मैं समझा हूं वो ये थी, उनका इशारा ये था कि 1970 में जो इलेक्शन कराया था वो फेयर कराया था, हुँ, और 70 के इलेक्शन में जो नतीजा निकला, उस नतीजे की वजह से अवामी लीग और मुजीबुर रहमान उधर खड़े हो गए तो पाकिस्तान टूट गया। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि ये एक ऐसी माइंड सेट है, ये तर्ज फिक्र है, यानी ये एक कोई उसका, यानी ये एक अंदाजे फिक्र है। जी। वो अंदाजे फिक्र ये है, यानी उसका सीखने की जो कैपेसिटी है हिस्ट्री से, वो ये है कि वो आज भी ये कहते हैं कि अगर जो मशरकी पाकिस्तान जो टूटा, मुल्क टूटा है, वो इस वजह से नहीं टूटा कि अयूब खान ने फातिमा जिन्ना को धांधली करके हराया था, हुँ, वो इस वजह से भी नहीं टूटा कि जो मशरकी पाकिस्तानी है हमने उनके साथ ज्यादती की थी, ज़्यादती की। वो इस वजह से नहीं टूटा था कि उनके वोट और अक्सरियत आ गई थी और उनको हमने हम अपना इक्तदार हक देने नहीं से दे रहे इनकार थे। कर दिया, असेंबली का इजलास बुलाने से इनकार कर दिया, बिल्कुल। ऊपर से वादा झूठा किया, झूठा वादा करके बंदूकें लेके चले गए। कोई गलती इसमें किसी को दिखाई नहीं दे रही। वो ये कह रही हैं कि ये जो 70 का इलेक्शन करवाया फ्री एंड फेयर, ये गलत था। ये इलेक्शन अगर ना कराते और बंदूकें लेके चढ़ जाते, यानी वो जो बाद में किया ऑपरेशन, जी। पहले से शुरू कर दिया होता तो मुल्क हमारे साथ होता। ये हुँ। तारीख से इतने बड़े ब्लंडर से जो सबक हासिल किया है वो ये है। अच्छा सर, ये वाली बात आपकी बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ इंटरफेरेंस तो एस्टेब्लिशमेंट की 47 कायद-ए-आज़म के ज़माने से लेके और 2022 तक। लेकिन जिस वक़्त सर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो मियाँ साहब, ज़रदारी साहब इन कॉन्टैक्ट थे और उनको लाज़मी बात है, ये नहीं है कि वो क्योंकि डसे हुए दोनों हैं। दोनों को मुख्तलिफ तरीकों से डसा गया है, दोनों को डसवाया गया है। तो सर फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्यों लेके और इन्होंने ये सारा कुछ किया? इसका कुछ बताते हैं कि मतलब ठीक है, वो कहते हैं बस हो गया सो हो गया। देखिए जी, उसकी वजह तो सीधी सीधी फिर वही नवंबर। इनको तो ये खौफ था ना कि अगर नवंबर गुजर गया और वो अपनी मर्जी का अफसर लाने में कामयाब हो गया, जी। तो बस फिर अभी तो बैठे हैं, अगला इलेक्शन भी ले जाएगा। आप अंदाजा लगाएं इस मुल्क में क्या चल रहा है भाई। हुँ, आप खुद देख लेना कि जहां जी, पे सियासी हुकूमतें बदल रही हैं, नो जी। कॉन्फिडेंस आ रहे हैं, वो एक पोस्टिंग के लिए, एक अपॉइंटमेंट के लिए। तो अब ये हुँ। अगर देखें, पूरे मुल्क और पूरी कौम ने अगर ऐसे, वो हिंदू जिस तरह शादी करते हैं सर्कल में, वो जी, आग साथ में पहरा वो, लेते हैं। तो अगर सारी कौम और मुल्क को, सारा पार्लियामेंट, सारी अदलिया, सारी इलेक्शन कमीशन ने जीएचक्यू के गर्दी फेरे लगाने हैं, तो फिर मेरा सवाल ये है कि ये फायदा क्या है, इसको आप मतलब इसको आप रेगुलेट क्यों नहीं कर लेते? हुँ, 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 हुँ। इसको रेगुलेट कर लो भाई।
राइट, मतलब ये राइट। है कि आप कन्वेंशन सेंटर में आ जाएं, असेंबली में आ जाएं, नेशनल असेंबली में आइन में तब्दीली करवा दो। थाईलैंड में ये हो चुका है। थाईलैंड की जो पार्लियामेंट है वहां मेरा ख्याल है उनका कोटा था जनरलों का, वो 40% या 35% कोटा, जिस तरह हमारे यहाँ मखसूस नशिस्तें होती हैं, जी, जी। वही नशिस्तें जनरल्स को दे दें। सर सुना है अमेरिका में भी इस तरह की कोई चीज़ है, मुझे कोई एक जर्नलिस्ट नहीं बता नहीं, रहे थे, पता नहीं अमेरिका तो मुझे प्योर एग्ज़ैक्ट आइडिया। डेमोक्रेसी। नहीं नहीं, 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 वो अमेरिका कहते हैं कि ने वो रिटायरमेंट के बाद कोई शायद वो करते हैं या कुछ करते हैं इस किस्म का, मुझे उसका रिटायरमेंट के एग्ज़ैक्ट। बाद तो ठीक है, जी, जी। रिटायरमेंट के बाद तो बिल्कुल, रिटायरमेंट के बाद कौन मना करता है रिटायरमेंट के, लेकिन कुछ अरसे बाद, रिटायरमेंट के हुँ, बाद एक वो पीरियड होता है, उसके बाद आप आए इलेक्शन में, बिल्कुल आए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि उनकी भी ये मैं गुजारिश आपसे कर दूं कि वहां सर। पे जो जनरल्स हैं ऐसा नहीं है कि उनका इनपुट नहीं होता, बिल्कुल होता है। जी, लेकिन तरीका ये होता है कि जैसे सिविलियन प्रेसिडेंट है या सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वो जब, अब जाहिर है कि अगर पनामा में या कोई, आप पनामा, मेरे मुंह से नाम निकल गया, या कोई जी, और अफ्रीका का कोई मुल्क या जी, कोई जी। और जगह दुनिया में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो जो सिविलियन प्रेसिडेंट है, ओके, उसके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जी, उन्होंने ब्रीफिंग लेनी है ना, तो ब्रीफिंग कौन जी, देंगे? जनरल्स देंगे। बिल्कुल। तो उनका इनपुट तो होता है, उन्हीं का इनपुट नो होता डाउट, है। नो डाउट। वो बेसिकली ब्रीफिंग देते हैं, सजेशन देते हैं, आगे वे फॉरवर्ड बताते हैं। जी, सिविलियन क्या करता है, बेसिकली जो सदर होता है या जो इंचार्ज होता है, वो ब्रीफिंग्स लेकर उसके बाद उन ब्रीफिंग्स को, जो प्योर मिलिट्री माइंड की और मिलिट्री स्ट्रेटजी की जी, मतलब है, जो ब्रीफिंग्स हैं, उन ब्रीफिंग्स और फैक्ट्स को उठा के फिर वो जो एक्सपर्ट्स हैं डिप्लोमेसी के, जी, फाइनेंस के, यानी अदर देन मिलिट्री, उसको जी, फिर बुला के वो उनसे डिस्कस करता है, फाइनल डिसीजन फिर वो लेता है। ओके, हुँ, तो फौज का इनपुट तो वहां भी है, फौज का इनपुट इंग्लैंड में भी है, हर जगह होगा। बिल्कुल ठीक। इनपुट एक और चीज है, डिसीजन मेकिंग एक और चीज है। इंटरफेरेंस करने में और मतलब इनपुट लेने में बहुत फ़र्क है सर। जमीन आसमान का फर्क है। जी, बिल्कुल। हमारे यहाँ जो काम चोरी छुपे होता है और उसकी ओनरशिप नहीं ली जाती, जी, तो ये ज्यादती है। वो मलबा किसी और के ऊपर सर डलता है ना। ये ज्यादती है ना जी, ये सर तमाम सियासी 1999 बातों को। कारगिल वार हमें नहीं पता कि कारगिल वार किसने चढ़ाई थी और फिर सारा मलबा जो है मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर आज तक कहा जाता है कि तो जी ये उनका है। तो ये खुद इनके लिए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में चूंकि जमहूरियत पॉसिबल नहीं है, देखें अगर वहां जमहूरियत आनी होती तो आ चुकी होती, नहीं आ हुँ, सकती वहां। तो जब नहीं आ सकती और आपको एक चीज के साथ रहना है, जी, तो यार आप उसे रेगुलेट क्यों नहीं कर लेते? मेरा मतलब है कि जरूर एक गुनाही करना, निकाह करा लो, राइट, 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 राइट। निकाह करा लो, सामने तो आओ ना सर तो भाई। कैबिनेट में आपने मिनिस्टर, मतलब आप कैबिनेट में अपनी सीटें आपने कौन सी लेनी है वजारत, आप लेकर खुल के आए ना, अपना बंदा भेज दे, ले ले वजारत। लेकिन सर उस तरह लेकिन उस फिर इनको वजारत की कारकर्दगी के जवाब दे फिर आप होंगे ना। य सर मैं वही कहना चाह रहा हूँ नाज़िर साहब कि वो फिर शायद उनको वो मज़ा तो नहीं आएगा ना, क्योंकि अब तो मेरे और आपके सर पे चीज़ डाल लेते हैं और वो खुद आराम से बैठ के एन्जॉय कर रहे होते हैं, तो शायद वो तो फिर सर जवाब जब देना होता है, जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है। जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में पॉलिटिशियंस को देखते हैं, आप खुद सर जर्नलिस्ट हैं, मतलब लाहौर, कराची, इस्लामाबाद अच्छे टीवी चैनल्स और उसके साथ आप काम कर चुके हैं, तो वो सर वो बर्दाश्त तो नहीं कर सकते। आज इमरान खान साहब पेशावर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरिफ यूसुफजई साहब ने सवाल किया कि आप ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं? तो इमरान खान साहब तब गए, क्योंकि वो माइंड भी तो वही वाला है जो आप जिनकी बात कर रहे हैं। तो बर्दाश्त बिल्कुल करना तो वही, सर बड़ा मुश्किल है फिर उसको। देखिए बिल्कुल वही है। और इमरान खान के लिए जितना मोहब्बत के और इश्क वाले मामलात हैं, वो इश्क वाले मामलात, एक बहुत बड़ी वजह उसकी ये है, जी। इमरान खान भी सिविलियन होते हुए ये वाहिद आदमी है जो सिविलियन होते हुए बाकी सिविलियन पॉलिटिकल पार्टी से उतनी ही नफरत करता है जितने जनरल्स करते हैं। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो भी उतनी ही नफरत करता है और हकारत करता है, गालियां देता है तमाम बिल्कुल। सिविलियंस को, तमाम चोर डाकू, और विदाउट लॉजिक, यस, विदाउट लॉजिक। विदाउट लॉजिक। बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए वो अच्छा डार्लिंग। अच्छा सर, अभी आपको इमरान खान साहब के हवाले से मतलब अगर ये अर्ली इलेक्शंस हो जाते हैं, तो इसका मतलब इमरान खान साहब तो फिर शेर हो जाएगा और वो कहेगा जी मैं तो जो कह रहा था कि इनसे नहीं चलने वाला, और ये मैं दोबारा फिर मतलब लोगों को वही झूठी कहानियाँ जो ऑलरेडी हमें सुना रहे हैं सर, मतलब सर साढ़े 3 उसका तो साल कोई हुकूमत इलाज में और भी नहीं है ना, हुकूमत के बाद। उसने, उसका तो इलाज कोई है नहीं। उसने जो भी कहना है वो उसने कहना है। आप आज इलेक्शन करा दें, वो तब भी ये कहेगा मैंने करवाए हैं। हाँ, हाँ। आप 6 महीने बाद करवा दें, तब भी वो यही कहेगा मैंने करवाए हैं। जी। अगर आप 1.5 साल के बाद करवाएंगे, तब भी वो यही कहेगा कि मैंने करवाए हैं। ये तो 1 साल अपना आइन में वो करके तो ये असेंबली की मुद्दत बढ़ाने लगे थे 1 साल। जी, जी। ये मैंने रुकवाया है 1 साल और मैंने करवाए हैं इलेक्शन।
अच्छा तो उसके बाद अभी इलेक्शन में रिजल्ट उसकी मर्जी के नहीं आएंगे, वो फिर हमला इस्लामाबाद पे करेंगे। मैं बिल्कुल एग्जैक्ट यही सवाल आपने खुद ही उनका जवाब उसका जवाब दे दिया सर। मतलब ये है कि एक तो ये है कि ये ना हो कि इमरान खान साहब को फिर हमारे ऊपर सरों के ऊपर सवार किया जाए जो हमने 2018 में देखा। ऐसा तो कोई चीज नजर नहीं आ रही आपको? बिल्कुल हो सकता है, वहां कुछ भी हो सकता है। उसकी हम्म, वजह यह है कि देखें, एक होता है रूल्स ऑफ गेम। हम्म, रूल्स ऑफ गेम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हम्म, जिसको उठा के पीछे फेंका हुआ है। हम्म, तो जब रूल्स ऑफ गेम ही तय नहीं है और सब कुछ राइट, बंदूक ने करना है, तो जब जी चाहे, शेर जंगल का शेर है, अंडा दे दे बच्चा दे दे, ओके, हम क्या कर ओके, लेंगे भाई। अभी जब ये इमरान खान निकला है, तो अभी हमारे सामने 6.5 हफ्तों में, 7 हफ्तों में, यानी इमरान खान ने जिस तरह के अटैक किए एस्टेब्लिशमेंट पे, बिल्कुल। और हमने, यानी मेरे बाल सफेद हो गए, मैंने पहली मर्तबा ये तनकीद सुनी है। सर गालियां साफ साफ दे रहे थे, मतलब जो तनकीद, हाँ, उमर अता आपने बंदयाल साहब के बाकायदा इश्तिहारात गाड़ियों पे लगे थे सर, और उसके लिए जो मैं वो लफ्ज नहीं बोल सकता क्योंकि हम बोल ही कंटेम्प्ट नहीं ऑफ सकते कि कोर्ट गाली गलौज है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा कि आपने बताया क्यों है, बेशक उनको ये कुछ नहीं कहते। लेकिन आपने नतीजा देखा कि जितनी उसने गालियां दी हैं सपोर्ट मिल इस्टेब्लिशमेंट, रही है। वो गालियां देने का नतीजा देखें कि सारी इस्टेब्लिशमेंट उसके पीछे आके खड़ी हो गई। एग्जैक्टली। अच्छा, अब मरियम नवाज ने बहुत बावकार अंदाज में इस बात को निशानदही की है कि इदारों को ये समझना चाहिए, जी, ये जुडिशरी के हवाले से ज़ाहिर है उन्होंने कहा होगा जी, जी, कि इदारों को ये समझना चाहिए कि जो उन पर तनकीद करता है, उसके हक में अगर आप फैसले करना शुरू कर देंगे, बिल्कुल। तो ये रास्ता फिर दूसरों को भी आता है। हम्म, 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 हम्म। तो ये है बेसिकली वो सारे का सारा हौच पौच। अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें मसलन मिसाल के तौर पे इमरान खान जी, आजादी का नारा लेके खड़ा हुआ है। हकीकी आजादी मार्च था सर उनका। हाँ, आजादी, और उसमें जो उन्होंने कहा फवाद हुसैन ने, तेरा बाप भी देगा आजादी, बिल्कुल, लेके तेरा रहेंगे बाप, आजादी। तेरा बाप भी देगा आजादी। जी, ये देख रहे हैं आप क्या लबोलहजा। बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद जब इज्जत भी मिल गई और मतलब है कि वो मजे भी आ गए, तो फिर आपके ख्याल में मौलाना फजलुर रहमान क्यों चुप रहेंगे? फिर नवाज शरीफ क्यों चुप रहेगा? जरदारी साहब क्यों चुप रहेंगे? जरदारी तो चलो आप कहिए थोड़ा, लेकिन जाहिर है कि वो भी क्यों चुप रहेंगे? हम्म, तो ये अच्छा, चीजें मतलब है कि मैं सर जिसे कहना चाहिए, मतलब है कि बड़ी खुशनसीबी होगी कि पाकिस्तान जिस हाल, मतलब है यानी पैरालाइज्ड कंट्री है, हम्म, इट्स अ जैम कंट्री। जी, जी, और जाहिर है कि खुशहाली तो सवाल ही पैदा नहीं होता। खुशनसीबी ये होगी कि ये जितना तबाह हाल इस वक्त है, ये इसी तबाही में चलता रहे, तो भी कामयाबी है, इससे मजीद नीचे ना जाए। क्योंकि इससे नीचे फिर अफगानिस्तान है। ओ माय गुडनेस, ओ माय। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल आपसे कि मतलब इमरान खान पहले भी लाडला था, 2014 में भी, 2018 में भी और 2022 में भी लाडला रहेगा। देखिए, तारीख जब हम पढ़ते हैं तो बड़ी अजीब बात मैं आपको बताऊं कि बड़े बड़े जीनियस होते हैं, बड़े बहुत हम्म, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग होते हैं जो तारीख को बदलते हैं, जी, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूं कि पागल भी तारीख को बदलते हैं। ओके, जुनूनी और पागल तारीख को ऐसे लोग बदल दिया करते हैं। और इमरान खान ने जिस हद तक जुनून अपने ऊपर तारी कर लिया है, उसने पाकिस्तान की तारीख को बदल दिया है। और हम्म, मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये इसके झटके, हम्म, ये बड़े बड़ों को आ भी गए हैं, ये आगे भी आएंगे। और स्टेट क्राफ्ट जो है, स्टेट क्राफ्ट, डीप स्टेट कह लें, वो डीप स्टेट खैर और चीज हो जाती है, स्टेट क्राफ्ट कहना चाहिए, वो अभी जी, तक इसको रेजिस्ट कर रहा है। लेकिन इसको तो रेजिस्ट कर गया, लेकिन जो रास्ता इमरान खान ने दिखा दिया, इस पे ये आप पहला आदमी है, आखिरी नहीं है। ओके, राइट, इस रास्ते राइट, पे आप बहुत जल्द देखेंगे दूसरे लोग चल रहे होंगे। ओके, नवाज शरीफ नहीं चलेगा तो मौलाना चलेगा, मौलाना नहीं चलेगा तो ये चलेगा, ये लोग नहीं चलेंगे तो चंद साल के बाद, चंद महीने बाद कोई नई पार्टी, कोई नया बंदा आके इस पर चलेगा। ओके, राइट, रास्ता लोगों राइट, ने देख लिया है। ठीक, बिल्कुल। अच्छा, वो जो एक जी, होता जी, है जिन बोतल से, वो निकल चुका है। वो जो एक होता है ना, देखें, नकाब और हिजाब हाँ, जब तक चेहरों पे रहे, सर पे रहे, उसका तब तक है, ओके, आपकी याददाश्त में वो वैसा ही होता है। लेकिन कोई आके उस नकाब को खींच के
फेंक दे और मतलब नोच हुँ, डाले, तो उसके बाद आप अपनी याददाश्त को तो डिलीट नहीं कर सकते ना कोई चीज, बिल्कुल। वो तो स्टोर हो गई। जी, बिल्कुल। तो कौमी हाफजे में, कौम के हाफजे में इमरान खान ने जो कुछ किया ये स्टोर हो गया, सेव हो गया। हुँ, 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 हुँ। बिल्कुल ठीक, सही, बिल्कुल सही। तो इसको अ, या तो खुद एस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत अच्छा है कि ये अब ज़ाहिर है छोड़ पीछे तो ये हट नहीं सकते, तो ये आकर अपने आप को रेगुलेट कर लें, हुँ। कॉन्स्टिट्यूशन में अपना रोल ले लें और कौम की रोशनी के दिन की रोशनी में आके कहें कि जी ये आधा हमारा, मतलब जो जो भी इन्होंने लेना वो ले लें, हाँ जी, 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 जी। तो ये रेगुलेट हो जाएगा। अगर ये चोर चोर छुपन छुपाई हाइड एंड सीक करते रहे ना, तो एक ना एक दिन तो देखना चाहिए अननेचुरल सिस्टम है, दिस इज अननेचुरल। हाँ, बिल्कुल, तो ये वैल्केनो एरप्ट हो जाएगा। आज नहीं होगा, इसको आप बिल्कुल दबा सही। लेंगे, 2 एग्ज़ैक्टली, साल दबा लेंगे, 4 साल दबा लेंगे, 5 साल दबा लेंगे, 10 साल दबा लेंगे, जी, 15 साल दबा लेंगे, इससे ज़्यादा बिल्कुल, नहीं दबा सकते। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल क्योंकि सही, आबादी, सोशल मीडिया, हुँ। तोड़-फोड़ शुरू हो जाएगी। बिल्कुल आपकी बात नाज़िर साहब बिल्कुल दुरुस्त है और अगर आज भी ना सोचा गया और आप जिस तरह की बात कर रहे हैं कि अगर ये जो हालात ख़राब हैं, ये इससे भी ज़्यादा नीचे जा सकते हैं। आपने अफ़गानिस्तान की मिसाल दी क्योंकि जहाँ पे 50 साल से एक ख़ाना जंगी वाली सूरत-ए-हाल है, तो वाक़ई सिचुएशन काफ़ी ख़राब है और और जो दूसरी बात ये है जी, कि जी। पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ना, जी, जी। ये अब उम, बड़ा मुश्किल है कि हम इसको अ, कंटिन्यू रख सकें। बचा पाएँ। क्योंकि बहुत बड़ी पाकिस्तान बात। की जो स्टेट स्ट्रक्चर है वो इन क्वेश्चन आ गया हुआ है। अगर आप यहाँ के जो चैट, यहाँ पे जो मतलब चैट हो रही है, या अमेरिका में अगर आप वहां पे यूनिवर्सिटीज में जो आप कहिए डिबेट हो रही है, या यहाँ पे जी, जी। यूनिवर्सिटीज में जो डिबेट हो रही है, वो तो ये है ना कि पाकिस्तान का जो स्टेट स्ट्रक्चर है, वो तो मतलब इट्स, अभी ये पिछले 6 हफ्ते में जो कुछ हुआ है आप देख लें। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही अब कह रहे हैं इस्लामाबाद में आप। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे रहा है बलवाइयों को बिल्कुल। कि आके जला दो, और जला दिया उन्होंने सर और उनको उन्होंने कहा भी जला कि उनको दिया। मैसेज सही नहीं मिला। अगले दिन वो कह रहे हैं कि मैसेज ठीक। अब ऐसी स्टेट के पास अगर न्यूक्लियर हो, वो तो दुनिया हुँ, की तो नींदें उड़ जाती हैं भाई मेरे, कि ये तो कोर्ट ही कह दे। हाँ, मतलब स्टेट का तो हुँ, कंट्रोल खत्म हो गया ना। जो आप, एग्री, हम कहते हैं कि पार्लियामेंट स्टेट है, डेमोक्रेसी स्टेट है, जबकि बिल्कुल, हकीकत में ऐसा नहीं है। तो बिल्कुल, ये तो शेडोज आ गए ना। अब एग्ज़ैक्ट न्यूक्लियर कंट्री शेडोज चला रहे हैं यार, इससे खतरनाक और क्या बात है। बिल्कुल आपकी बात नहीं साहब बिल्कुल दुरुस्त है और बड़ी मेरे ख़्याल में दिस इज अलार्मिंग है, अमेरिकन कंसर्न, दुनिया का कंसर्न, चीन का कंसर्न, सबका नो कंसर्न। डाउट। वो पूरी दुनिया नजर रख के बैठी हुई है, हमारे एक ही चीज है हमारे पास, वो भी हमने दांव पे लगाई हुई, हाँ, बिल्कुल, विदाउट रियलाइजिंग एग्ज़ैक्टली, कि जब हम ये करेंगे तो इसकी कॉस्ट है। एग्री, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। नहीं साहब थैंक यू वेरी मच बहुत सारी आपकी बातें बड़ी और आपने काफ़ी डिटेल से बताई क्योंकि वहाँ की सिचुएशन मैं आपसे जानना चाह रहा था, बड़ी डिटेल से आपने बात की क्योंकि ज़्यादातर बड़े मियाँ साहब, इसहाक डार साहब और बाकी भी हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियंस वहीं के काश होते मेरे हैं। पास कोई अच्छी खबर होती जो मैं आपको देता। बिल्कुल, लेकिन मैं आज वैसे काफ़ी इंतज़ार में था क्योंकि आपने दिन को जब आपसे बात हुई, आपने कहा कि आप मियाँ साहब की तरफ गए हैं या जा रहे हैं, तो मैंने कहा शायद कोई हमारे पास कोई गुड न्यूज़ आएगी लेकिन उसमें तो ना आपका कसूर है, ना मेरा कसूर है, खबर खबर है वो अब ने देनी है। लेकिन फिर भी बहुत शुक्रिया सर आपने शो जॉइन अगेन किया। लेकिन मुझे ये जी, कहना चाहिए कि वो मैं जी। यानी बहरहाल पार्टी जो भी लाइन है वो तो वो उनकी लाइन है, मैं उनका तर्जुमान नहीं हूँ, ना ही नो मैं बिल्कुल ज़ाहिर सही। बिल्कुल, पॉलिसी बता बिल्कुल, सकता हूँ। बिल्कुल, मैं सिर्फ एक फीलिंग अपनी बता सकता हूँ, एग्ज़ैक्टली, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, और मैंने आपको रेफरेंस भी दे दी है। एनालाइज़ बिल्कुल कर सकते हैं और मैंने उस आपको तरीके से इसहाक डार साहब का रेफरेंस दे दिया कि जी, टेलीविज़न के बिल्कुल, ऊपर अपने इंटरव्यू में उन्होंने ये कह दिया कि ये कि ये नहीं होना गलत चाहिए। है। एग्री एग्री सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो नाजी साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ जी किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय